This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कराची मरकज़ से मैं हूं आपका मेज़बान खलील अहमद। आप देख रहे हैं लाइव वायर इन फोकस। अगर हम बात करें बजट की, तो बजट के बाद जो डिस्कशंस हो रही हैं उसमें ऑफकोर्स टेक्सटाइल सेक्टर को किसी भी तरीके से निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। टेक्सटाइल में ख़ास तौर पर अगर हम होम टेक्सटाइल की बात करें, जो हमारी एक्सपोर्ट्स होती रही हैं, वैल्यू एडेड सेक्टर की बात करें, ओवरऑल अगर हम देखें तो बाय एंड लार्ज तो ये कहा जाता है कि जी 2 साल हो गए अभी तक कोई टेक्सटाइल मिनिस्टर है नहीं, वो कुर्सी खाली पड़ी हुई है, उस कुर्सी पे किसी को बिठाना चाहिए। क्या सिर्फ कॉमर्स मिनिस्ट्री ही डायरेक्टली इन तमाम चीज़ों को देखेगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री ही देखेगी, या एक अलग बंदा अपॉइंट होना चाहिए, जैसे कि 2004 में ये मिनिस्ट्री बनी थी, अलग बंदा हो, सेपरेट एक इंडिविजुअल हो, सेपरेट मिनिस्टर हो, जो इन तमाम इश्यूज़ को ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की, कि जी पैदावारी लागत बहुत ज़्यादा है। फिर GIDC के रिमूवल के हवाले से अक्सर बात की जाती है कि GIDC का रिमूवल हो, इसलिए कि इससे ऑर्डर लिया हुआ है। फिर ख़ास तौर पे बात की जाती है कि इलेक्ट्रिसिटी रेट की बात करें तो दुनिया भर में, और ख़ास तौर पे देखें बांग्लादेश की बात करें, इंडिया की बात करें, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, तो वहाँ पर ये कोई 8 से 9 सेंट फ़ी यूनिट है, और पाकिस्तान में अगर बात करें तो 12 से 13 रुपये फ़ी यूनिट है। इसको कम होना चाहिए। फिर अगर हम बात करें तो पानी की नॉन अवेलेबिलिटी है। अब अगर इस बजट में देखें तो जो अमाउंट एलोकेट किया गया है पानी के मंसूबों के लिए, जो अमाउंट एलोकेट किया गया है, अगर टोटल देखें PSDP की एलोकेशन, तो टोटल अगर 800 बिलियन रुपीज़ है, तो इसमें कितना अमाउंट एलोकेट होना चाहिए था उन तमाम चीज़ों के लिए, ख़ास पे जिसमें हमारी सनत को बढ़ावा मिले। सनती पैदावार के हवाले से अगर हम बात करें तो रवां माली साल में अभी तक की जो फिगर्स हैं 6.8% की इंडस्ट्रियल ग्रोथ, और अगर बात करें हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की तो 4.6% की ग्रोथ रही है। एग्रीकल्चर में अगर डिप आया है तो उसको सहारा, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डेटा, उसको सहारा मिला है इंडस्ट्री से। अगर इंडस्ट्री से सहारा मिला है तो क्या आने वाले माली साल में भी यही परफॉर्मेंस रहेगी इंडस्ट्री की, या बेहतर रहेगी जो कि रवां माली साल में है? अगर आपने परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना है, अगर आप ये चाहते हैं कि 2018 तक आपकी बरामदात 34 बिलियन अमेरिकन डॉलर तक, जैसा कि ट्रेड पॉलिसी जो आपकी रिसेंटली आपने अनाउंस की है, स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क, उसके मुताबिक 34 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स की आपकी बरामदात हो पाएंगी या नहीं। अब उनके लिए क्या इक़दाम किए गए हैं, और रवां माली साल में अगर मसाइल रहे हैं, ख़ासतौर पे ओवरऑल हम डिप की जब बात करते हैं बरामदात की, तो टेक्सटाइल में हम देख रहे हैं कि तकरीबन 2 अरब डॉलर की कमी हुई है। इसकी वजूहत क्या है? अगर हम कहते हैं कि जी 1 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2014 से हमने यूरोपियन यूनियन से जो GSP+ फैसिलिटी की मराआत ली, उसका कोई बेनिफिट हुआ या नहीं, हमारी बरामदात में इजाफा हुआ या नहीं, ओवरऑल जब देखते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। टोटल हमारी बरामदात में भी हम कमी देख रहे हैं। अब पिछले माली साल में अगर 24.2 अरब डॉलर की हमारी बरामदात थी, तो इस माली साल के आखिर तक तो यही लगता है कि हार्डली मैक्सिमम अगर गए भी तो 23 अरब डॉलर तक की हमारी बरामदात होंगी। कौन से इक़दाम नहीं हुए, कौन से इक़दाम होने जा रहे हैं, और क्या ऐसी पेशरफ्त अब होनी चाहिए जिसके ज़रिए हमारे अगले माली साल की बरामदात में मैन्युफैक्चरिंग में, कॉस्ट ऑफ डूइंग में कमी हो और मैन्युफैक्चरिंग में बेहतरी हो, और ख़ास तौर पर बरामदात के हवाले से कुछ बेहतर इक़दाम किए जाने चाहिए। तमाम इशूज़ हैं जिस पर हम बात करेंगे। इसी हवाले से आज हमने स्टूडियो में ज्वाइन किया है मेहताबुद्दीन चावला साहब ने। आप पैटर्न इन चीफ़ हैं और सदर हैं साइट सुपर हाईवे एसोसिएशन इंडस्ट्री। मेहताब साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं आपको। थैंक यू। ये वेलकम। ये फरमाइएगा कि बजट तो आ गया, बजट पर डिस्कशन भी हुई, बजट के दूसरे दिन फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वज़ीर ख़जाना साहब ने की, उसमें एक्सप्लेनेशन भी, उसमें काफ़ी ज़्यादा तफसीलात भी दी। सेटिस्फाइड हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको करेक्शन करूँ, आपने कहा 23 बिलियन डॉलर की इस साल बरामदात होंगी। अभी 10 महीने की जो स्टैटिस्टिक डॉक्टर साहब ने दिए 18.18, 10 महीने की, 2 महीने की 3.6 और बढ़ा लें तो बहुत होगी तो ये 21.678 या 22 मैक्सिमम साइड पे, यानी 22 अरब डॉलर से ज़्यादा की बरामदात नहीं होगी, जो मैंने कहा कि हो सकता है 23 अरब नहीं होंगी। अब तो 11 महीने हो गए ना, हाँ। 1 महीना बचा है ना, हाँ। और 10 महीने की जो स्टेटिस्टिक 60 साहब ने दी है वो 18.18 बिलियन डॉलर है जो एक्सपोर्ट हुई है। तो एक्सपोर्ट जो है मुस्तकिल डिक्लाइन की तरफ जा रही है। हमने 2010 में 25 बिलियन डॉलर का मार्क अचीव किया था, आज हम 2016 में जो है
वो 23 पे आए, मतलब ये 22 पे आएंगे ज़्यादा, $22 बिलियन। इसका मतलब हमने कुछ बढ़ने के बजाय हम पीछे गए हैं। उसकी बहुत सारी दुनिया आगे जाती है, पीछे जा रहे हैं। बहुत सारी वजूहत बताई जा रही हैं। इंटरनेशनल प्राइसेस कमोडिटी की प्राइसेस कम हुई है, ये वजह इसको इशू बताया जा रहा है। असल बात यह है कि हम एक्सक्यूजेस पेश करते हैं, उसको सही रास्ते पे लेके नहीं जाते, लेम एक्सक्यूजेस। हाँ, पहले ये था कि हम वी यूज टू से जस्ट बिकॉज ऑफ द एलडीसी स्टेटस अवॉर्डेड टू बांग्लादेश वी आर नॉट एबल टू डिलीवर। वही बहाना था। वो देखिए उस दौर में बहुत से ने बढ़ाई है उनको, नहीं वो एक हम बहाना करते थे। बहाना तो एक यूरोपियन यूनियन से हद तक था, अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं है। कनाडा में उन्होंने बहुत हर्ट किया हमें, यूरोपियन यूनियन में हर्ट किया, लेकिन अमेरिका वगैरह में कहीं दूसरी जगह पे नहीं किया, क्योंकि ज़्यादा जो उनको ड्यूटी फ्री एक्सेस मिला हुआ था वो अमेरिका में नहीं। अमेरिका में हमको एट पार हैं, वहाँ पे इंग्लैंड यूरोप में था और कनाडा में था ज़्यादा। जो है 50% दुनिया के ममालिक ने उनको ड्यूटी फ्री एक्सेस दिया हुआ था जस्ट बिकॉज LDC स्टेटस। अब हम कहते हैं प्राइसेस कमोडिटी कम हुई है। मुझे बताइए अभी 3% तो इन्फ्लेशन आपका है, $140 पर बैरल से $25 पर बैरल तक पेट्रोल गया है। उसके बावजूद और हमारा जो अभी जो टोटल ओवरऑल जो 7-8 साल बताया 40% डिप है उनका जो पेट्रोलियम का बजट था। एक्सपोर्ट बिल में जी, एक्सपोर्ट जो है 11% गिरी है। इंपोर्ट अगर इतना % डिप आया था तो इंपोर्ट भी गिरनी चाहिए थी, लेकिन इंपोर्ट जो है 5% जो है बढ़ी है। तो अब ये बताएं कि इन हालात के अंदर आप कैसे कहेंगे कि हमको लेवल प्लेइंग फील्ड। और सबसे पहले अगर देखें, मैं बताऊं सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की इस वक्त एग्रीकल्चर में निगेटिव ग्रोथ आई है फर्स्ट टाइम। आपका जो है क्या नाम है, एक ज़माना था हमारी 14.5 मिलियन बिल्स थी और उनकी 14 थी इंडिया की, आज इंडिया 40 पे और हम लोग जो है 10 से नीचे आ गए, $10 मिलियन 10 तो इन्होंने कहा है 28% तो इसार डार साहब ने माने है कि अभी मुझे 28% उन्होंने बोला है कि इसार डार साहब ने कि एक्सपोर्ट वो जो है कॉटन की प्रोडक्शन जो है डिक्लाइन हुई है। तो उसकी हम देखें वो भी लेट पैकेज दिया, अब पैकेज दिया है, मेरा ख्याल है कुछ उससे बेहतरी आएगी। लेकिन एक्सपोर्ट के अंदर अभी तक देखें उन्होंने 508 जो सेक्टर था उसी पे उन्होंने मेहरबानी उनकी उन्होंने दे दिया 1 जुलाई से। लेकिन जो हमारे स्टकअप मनी है उसका क्या होगा? उन्होंने कहा जो चलिए इन दो चीज़ों पे बात करते हैं। पहली बात है कि ज़ीरो रेट की हम बात करें तो उसमें जो आपको बेनिफिट मिलेगा, वैसे अगर हम देखें तो एग्जम्पशन जो दी जा रही है बेसिकली एग्जम्पशन टोटल जो मैं बेसिकली एनालिसिस करता हूँ कोई 400 अरब रुपए की एग्जम्पशन है ओवरऑल। उसमें इनकम टैक्स भी है, सेल्स टैक्स भी है। ये बताएं कि जो 200 अरब रुपए के सेल्स टैक्स हैं कोई बेनिफिट होगा उससे, कॉस्ट में कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए कॉस्ट क्या, वो तो हम तो उसको गिनते नहीं है, वो तो हमारा पैसा है। वो तो जीरो रेट पहले भी था। देखिए जीरो रेटेड जो कोई करा गया है तो कोई ये दुनिया में इंटरनेशनल लॉ है कि सेल टैक्स वगैरह वहाँ एप्लीकेबल होता है जहाँ लोकल कंज्यूमर होता है या एंड के ऊपर जहाँ माल बिकता है वहाँ पे सेल टैक्स चार्ज किया जाता है। ये उस मुल्क का राइट है जो बेचता है कमोडिटी को कंज्यूमर के हाथ, जो बनाता है उसके ऊपर ये नहीं है। तो इसीलिए सेल टैक्स जो है जीरो रेटेड इंटरनेशनली है, कोई खाली हमारे मुल्क में नहीं। इवन दुनिया में आप जाएं वैट होता है वहाँ पे, तो आप एयरपोर्ट जाके अगर चूँकि आप एक्सपोर्ट वापस जा रहे होते हैं तो वैट जो है आपको एयरपोर्ट वापस मिल जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो आपका जो है जो हमारे R&D के पैसे हैं, DLTL के पैसे हैं, कस्टम रिबेट के पैसे हैं, ये उसके पैसे हैं, ये हमारे पैसे R&D के पैसे हैं, जो ये हमारे पैसे हैं। तो ये पैसे जो है चार एक तो सेल्स टैक्स की आप बात करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, DLT की बात करते हैं, कस्टम ड्यूटी की बात करते हैं। कस्टम ड्यूटी और सेल टैक्स 4 हो गए ना। DLT चलिए ठीक है वो है। अच्छा ये बताइए मुझे कि ये जब तक हमारे पैसे नहीं मिलेंगे, अब इसमें कोई ये बजट में एलोकेशन नज़र नहीं आ रहा। हर चीज़ के अंदर जब बात करिए, साहब ने डैम बनाने की बात, वैसे 280 अरब रुपए की बात तो हुई है। नहीं 280 की बात हुई, लेकिन कहीं आपको बजट में उन्होंने कहीं एलोकेट किया ये रकम की इस तरह देंगे? हाँ, ये दिस इज क्लैरिफिकेशन नहीं है, क्लैरिफिकेशन नहीं है, उसमें साइलेंट है। तो आप देखें, आपने जहाँ रोड बनाने की बात करी है, जहाँ मोटर बनाने की बात करी है, आपने पता है इतने पैसे एलोकेट किए हैं, डैम की बात की इतने पैसे एलोकेट किए हैं, पानी के लिए, बिजली के लिए, हर चीज़ के लिए आपने गैस के उसके लिए एलोकेट किए हैं। लेकिन ये पैसे मुझे कि उसका एलोकेशन नज़र नहीं आ रहा है। जब तक एलोकेट नहीं करेंगे तो देंगे कैसे? अब ये जुलाई से तो हमको देना बंद हो जाएगा और लेना, हम पहले देते थे फिर वापस लेते थे, जो साल 2 साल नहीं मिलते थे। मेरे इल्म में ये है कि ये खुद फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा था, मेरे प्रोग्राम में एक साहब कह के गए लाइव प्रोग्राम में,
के फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद ये प्रॉमिस किया था, बजाते खुद ये प्रॉमिस किया था कि जी आप लोगों के जितने भी रिफ़ंड के मसाइल हैं, जितने भी रिफ़ंड हैं, चाहे वो 280 अरब रुपए हैं या 300 अरब रुपए, जो भी फिगर्स हैं, बेसिकली सब तो मुख्तलिफ फिगर्स हैं, जो भी हैं वो जनवरी 2016 में हो जाएंगी। इस वक्त हम बैठे हैं जून 2016 में। सर लास्ट बजट में उन्होंने कहा था 31 अगस्त तक दे दूंगा। आपको याद होगा लास्ट ईयर। उसके बाद अभी जो बजट से पहले संडे को जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने कहा था जुलाई में देंगे। कौन से जुलाई में? कौन से जुलाई जुलाई का था। अभी जो है उन्होंने कोई साल नहीं बताया, उन्होंने जुलाई कहा था। नहीं खैर आपके उन्होंने 31 अगस्त को जो आरपीओ बन गए हैं, देखिए आरपीओ बन गए। आरपीओ बनने का मतलब ये है कि जब आरपीओ बन गया तो विद इन 7 डेज आपको चेक बन जाना चाहिए, ये कानून के मुताबिक। आरपीओ बने हुए 2 महीने 3 महीने होगा, और अभी उन्होंने कहा 30 अप्रैल तक जो आरपीओ बने उसको मैं 31 अगस्त को दूंगा। तो अब हम तो जुलाई 15 समझ रहे थे, अब वो 31 अगस्त का मतलब हो गया 1.5 महीना और बढ़ गया। तो भाई देखें इस तरह जो है, अगर आप देखें एक्सपोर्ट जो है उन्होंने सी का 0 रेट किया, बहुत सारी टफ स्कीम दी, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग के रेट कम किए। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल कर्ज से निकालना चाहते हैं एक्सपोर्टरों को, और जब वो पैसा उसके पास आएगा तो नेचुरली वो उसमें अपनी इंडस्ट्री में डालेगा। बिल्कुल। वो लेटेस्ट कोई मशीन्स लेके आएगा, कोई एडवांसमेंट करेगा, कोई कंस्ट्रक्शन करेगा, कोई एक्सपेंशन करेगा। जब ये सब चीज़ करेगा तो एक्सपोर्ट बढ़ेगी ना। बिल्कुल। सबसे पहले तो इनको गैस का बैन हटाना पड़ेगा। जब तक आप गैस के ऊपर, इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बैन जो लगा हुआ है 3-4 साल हो गए, वो नहीं हटाएंगे तो मेरी समझ नहीं आता कि एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी। एक्सपोर्ट एसएसजीसी आपको हेल्प नहीं कर रही, कोई एलोकेशन प्रॉपर तरीके से? एसएसजीसी तो देखे ना, वो तो उनके फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में आती है ना। तो ऐसे जो उनको बैन हटाना है अक्रॉस द बोर्ड हटाए, मैं तो कहता हूँ, या फेसिस में हटाए कि जी पहले सिंध में गैस कम नहीं है, पहले गैस सिंध में हटा दें, बाद में पंजाब में हटा दें, लेकिन शुरू करें। जितना डिले करेंगे, देखें इंडिया बहुत एग्रेसिव हुआ है, बांग्लादेश बहुत एग्रेसिव हुआ है। बांग्लादेश की अभी आप बात कर रहे थे, तो जो हमारे यहाँ एक्सपोर्ट गिरी है उनके यहाँ क्यों नहीं गिरती? उनके यहाँ प्राइसेस उनके लिए कम नहीं है। $34 बिलियन की उनकी एक्सपोर्ट है, $28.5 बिलियन के उनके रिजर्व्स हैं जो उनकी हार्ड अर्न मनी से हैं। हमने तो बोरो करे, तो बोरो करने से रिजर्व नहीं बढ़ता। अगर देखें, अगर सरदार साहब सीरियसली उन्होंने, जो मैंने सुना है, उन्होंने एक्सपोर्ट को 2-3 दफ़ा कहा बजट तकरीर में भी, एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुई है, हमको कुछ करना है। जैसे एग्रीकल्चर में अब अगर ये पिछले साल फोर्सी करके और उनको इसे फैसिलिटेट कर देते हैं तो ये एग्रीकल्चर की नेगेटिव ग्रोथ नहीं होती। इसी तरह अब ये जो आप करने जा रहे हैं इक़दाम नाकाफ़ी है। इसके लिए ज़रूरी है कि फ़र्स्ट प्रायोरिटीज़ दिया जाए इंडस्ट्रीज़ को कि भाई बिजली, गैस और पानी ना सिर्फ इंटरनेशनल प्राइसेस पे मिलेगी। देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब क्या होता है? मैं दुनिया से, इंडिया से, बांग्लादेश से, चाइना से कम्पीट करने जा रहा हूँ। अगर जो मेरी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज़्यादा हो गया, हाउ कैन आई कम्पीट विद देम? बिल्कुल ठीक। तो कंपटीशन के लिए, कम्पीट करने के लिए मेरे को लेवल प्लेइंग फील्ड में वो जो सब्सिडी, वो तो सब्सिडी दे रहे हैं, हम तो हमारे पैसे नहीं मिल रहा है, सब्सिडी दूर की बात है। तो ये सब अब एक्सपोर्ट रिफाइनिंग कम किया, उसका इम्पैक्ट कब आएगा? इधर से हम पैसे लेते हैं, उधर जाके गवर्नमेंट में फंस जाते हैं। तो हमको उस जो एक्सपोर्ट फाइनेंस का रेट जो कम हुए उसका फ़ायदा नहीं मिला ना। लेकिन जब तक एक दफ़ा करवा घूट पी के किसी तरह भी ये सारा पैसा एक्सपोर्ट का दे दें, फिर देखें रिजल्ट आएगा। देखिए मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान के जनाब इसाक डार साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि काइंडली स्पेयर टाइम हमें टाइम दें, ताकि हम इन तमाम लोगों को भी रिक्वेस्ट करें कि बैठें, एक मैराथन सेशन हो। बिज़नेस प्लस टीवी ये आपको रिक्वेस्ट करता है कि इन तमाम लोगों को भी हम बुलाएं। आप भी हमें टाइम दें, जिस शहर में कहेंगे पाकिस्तान के, हम आने के लिए तैयार हैं। ये जो मसाइल हर रोज़ मेरे प्रोग्राम में आके हर इंडस्ट्रियलिस्ट, हर एक्सपोर्टर कहता है कि जी ये मेरे मसाइल हैं, इन मसाइल के हल के लिए अगर ये प्रोग्राम होगा, आमने सामने बात होगी, तो पता चल जाएगा कि बेसिकली फ़ॉल्ट किसका है, आपकी मिनिस्ट्री का है या इन लोगों का है। कोई ना कोई तो इसका हल होगा। इसलिए कि मैं तो कई सालों से प्रोग्राम्स कर रहा हूँ, टॉक शोज़ कर रहा हूँ, पाकिस्तान के तकरीबन हर सनतकार से मेरी बात होती है, जिससे भी बात होती है सब के सब सिर्फ शिकायत करते हैं और ये कहा जाता है कि जी मसाइल के हल के लिए कोई इक़दाम नहीं किए जाते। बातचीत होती है, मीटिंग्स होती हैं, खाना शाना हो जाता है, चाय शाय हो जाती है, लेकिन एक्चुअली जो मसाइल के हल हैं उनके हल के लिए कोई बात नहीं होती। और प्रोग्राम्स में आगे, लाइव प्रोग्राम्स में सनतकार ये भी कहते हैं कि वज़ीर ख़ज़ाना साहब भी अपने वादे पे पूरा नहीं उतरते, वादा करते हैं लेकिन एक्चुअली पूरा नहीं उतरते। तो वज़ीर ख़ज़ाना साहब, आप हमारे लिए मोहतरम हैं, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमें टाइम दीजिए। हम इन तमाम लोगों को आपके साथ बिठा के एक लाइव ट्रांसमिशन करना चाहते हैं। बिज़नेस प्लस टीवी एज़ द बिज़नेस चैनल, द ओनली बिज़नेस चैनल ऑफ पाकिस्तान, इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहता है और ये हम चीज़ आम आदमी तक पहुँचाना चाहते हैं।
रेलिवेंट अथॉरिटीज़ तक पहुँचने चाहिए कि असल मसाइल क्या है और मसाइल के हल के लिए क्या किया जा रहा है। ये हमारी आपसे पर्सनल गुजारिश है। देखते हैं कि वज़ीर ख़जाना की तरफ से हमें कब इस हवाले से जवाब मिलता है, ताकि हम इन तमाम सनतकारों से भी बात करें, इनको एक जगह इकट्ठा करें, जहाँ कहें कि वज़ीर ख़जाना साहब, हम वहाँ इन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आएँ एक मैराथन सेशन करके देखें कि आखिर मसाइल हल कैसे होंगे। ठीक कह रहा हूँ सर? देखें, आप कह रहे हैं इसहाक डार साहब को ये सब बातें पता है। अब गवर्नमेंट कहती है हमारे पैसे नहीं है। आप ये बात कर रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनसे बहुत मीटिंग हो चुकी है, उनको सब ये पता है। जो आप बता रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ ना, वो खुद बता देंगे। पूरा पाकिस्तान सुने ना। देखें, आपसे मीटिंग होती है ना, आपसे मीटिंग होती है ना मेहताब साहब, तो वो तो एक कमरे में होती होगी ना। हम तो ये चाह रहे हैं कि लाइव ट्रांसमिशन, बात सुने, उसमें आप सब बैठें और हम वॉलंटियर करते हैं, मैराथन सेशन करते हैं, ताकि पूरे पाकिस्तान को देखें। हमारे यहाँ एक वो चल गया कि हर दुनिया को बताएं, पाकिस्तान को बताएं, उससे कोई होगा। जो हल करने वाला है उनको समझना चाहिए कि किस, देखिए आपने सर्कुलर डेट का मसला आते ही ख़त्म किया था बिजली के मसाइल को हल करने के लिए। ये हमारा पैसा है, एक दफ़ा करवा घूट पिए और ये पैसा किसी तरह दे दे, इसको इन्वेस्टमेंट समझें। ये आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब ये अगर हमको हमारा पैसा, जबकि वो हमारा पैसा है, फिर भी मैं कहता हूँ इसको इस तरह लें, कोई इन्वेस्टमेंट करें। जब ये पैसा वंस आपको दे देंगे तो आपको रिजल्ट जब आएगा, और जितना अभी 1 जुलाई से तो लेना बंद होगा, फिर थोड़ा सा हमारा वो आएगा, फिर थोड़ा थोड़ा करके मिलेगा, कब जाके कितने अरसे में पूरा होगा हमको पता ही नहीं है। एक रोड मैप बनाएं, एक सिस्टम बनाएं कि भाई हमारा पैसा जुलाई में कितना मिलेगा, अगस्त में कितना मिलेगा, सितंबर में कितना मिलेगा, ताकि वी कैन प्लान। हम बिल्कुल डार्क के अंदर हैं, हमको पता ही नहीं हमारा पैसा कब आएगा, तो हम किस तरह देखें हर चीज़ की प्लानिंग। इसहाक डार साहब ने अपना बजट बनाया ना, उन्होंने बताया ये इनकम होगी, जनरेट इस तरह होगी, इस तरह खर्च करूँगा। तो हमारा भी तो एक बजट है ना कि हमने क्या करना है। अगर ये पैसा फर्ज करें कल उठा के ये पैसा दे दें, तो फिर मैं मशीनरी देखने निकलूँगा या कुछ एक्सपेंशन में निकलूँगा। मुझे पता हो ये जुलाई में इतना आएगा, अगस्त में इतना आएगा, सितंबर में इतना आएगा, मैं उसको आहिस्ता आहिस्ता प्लान करूँगा। सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन से और एक्सपोर्ट से और एग्रीकल्चर, तीनों चीज़ पर फोकस करेंगे। देखिए इस वक्त जो दुनिया जो है ना, वो इकोनॉमिक वार है आजकल, जो है वो कन्वेंशनल वार नहीं है, जंगें नहीं होती। चाइना जो है सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है, और जो इस वक्त जो सेकंड लार्जेस्ट सुपर पावर, आप माने न माने, दे आर द सेकंड लार्जेस्ट सुपर पावर जस्ट बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक। आपने जो चाइना की बात की ना, जॉन केरी चाइना में, बातचीत क्या हो रही है कि अमेरिका चाहता है कि स्टील की पैदावार एक्सेस हो रही है चाइना में, जिसकी वजह से दुनिया भर की मार्केट से सब्डी हुई हुई है। चाइना कुछ कम करे स्टील की प्रोडक्ट। आपको याद है कि चाइना इंपोर्ट करता था स्टील, दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर था स्टील का। अपनी विजन के ज़रिए, अपनी स्ट्रेटजीज़ के ज़रिए चाइना ने इतना ज़्यादा स्टील पैदा किया और इतना एक्सपोर्ट हो रहा है कि दुनिया परेशान है, अमेरिका परेशान है। लेकिन चाइना कहता है हमने वही करना है जो हमारी इकॉनमी के लिए बेहतर है। देखिए लाजिम बात है, हर देखिए मुल्कों की दोस्ती और इंसानों की दोस्ती में फ़र्क है। आपकी मेरी दोस्ती ऐसी हो सकती है कि मैं आपके लिए नुकसान उठा लूँ, आप मेरे लिए तकलीफ उठा लें, बिल्कुल है। लेकिन मुल्कों की दोस्ती मफादात की दोस्ती होती है, मुल्कों की दोस्ती म्यूचुअल बेनिफिट की दोस्ती होती है। भी ऐसे चाहिए। ये जैसे कि आपका जो क्या नाम है, अपना जो कॉरिडोर जो बन रहा है, ये भी दोनों के मफाद में है, सिर्फ हमारे मफाद में नहीं है। उसका ज़्यादा फायदा चाइना जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसका ज़्यादा फायदा चाइना को पहुँचेगा, चाइना को एक्सेस मिल रहा है। जैसे कि एक इजिप्ट के अंदर वो जो कैनाल है, सुएज कैनाल है, उसी तरह ये आप एक शॉर्टेस्ट रूट मिल जाएगा और ये इकोनॉमी बूम करेगी। तो वो अपने लिए कर रहे हैं। तो मुल्कों को सिर्फ अपने लिए सोचना चाहिए, ना IMF को देखना चाहिए, ना वर्ल्ड बैंक को, ना अमेरिका को, ना चाइना को, सब अपने लिए देखें। अभी चाइना इंडिया से भी दोस्ती है, खाली आपके लिए वो इंडिया से उन्होंने तो ट्रेड भी कर रहा है, दोस्ती भी है। अमेरिका ने तो देखें, जब शुरू में आप याद करें, हम शुरू दिन से अमेरिका, इंडिया और US की दोस्ती, अब देखें नरेंद्र मोदी चौथी दफ़ा अमेरिका जा रहे हैं, अपने इसी दौरे हुकूमत में चौथी दफ़ा अमेरिका जा रहे हैं, ताकि अपने ट्रेड रिलेशंस, मैं वही बताने आ रहा था। देखें बात यह है कि अमेरिका से हम शुरू से हम उनके साथ थे, जबकि इंडिया जो है रशियन ब्लॉक में था। जैसे ये हालात चेंज हुए, रशिया जो है डिसइंटीग्रेट हुआ, उनका फाइनेंशियल क्रंच का शिकार हुआ। देखिए फाइनेंशियली की वजह से रशिया ब्रेक डाउन हुआ था ना, रशिया का डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ था, जस्ट बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक मेल्टडाउन। तो इकोनॉमी में फोकस करने की ज़रूरत है। तो जैसे ही उसने देखा रशिया अब नहीं है और अमेरिका है, तो वो अमेरिका की गोद में आ गया। और जब हमको बेनिफिट लेने का टाइम था, हमने अमेरिका से लड़ाने की और फड्डे करने की बात कर दी। जब हमारे को जो हमसे मैक्सिमम एडवांटेज ले सकते थे, उसका नतीजा क्या हुआ, हमने रिलेशनशिप ख़राब किए और इंडिया ने फ़ायदा उठाया। देखिए हर कोई दुनिया में इसी तरह करता है। UK जो है सबसे बड़ी पावर समझी जाती थी दुनिया की,
जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने अपने आप को तबाह किया, जब उनकी आँख खुली तो देखा अमेरिका कहाँ से कहाँ पहुँच गया, यूके अमेरिका के जाके गोद में बैठ गया। आज अब यूके की जो इज्जत करवाता है तो थ्रू अमेरिका करवाता है, यूके के पास क्या है। तो समझने की ज़रूरत है कि देखें इकोनॉमिकल जो है वॉर ज़रूरी है, और अगर आपने इकोनॉमिकली अपने आप को मजबूत किया, देखें एग्रीकल्चर मुल्क है, एग्रीकल्चर में निगेटिव ग्रोथ हुई है, टेक्सटाइल कॉटन की आपने हालत देख ली है, अब उठा के दिया है। तो मतलब ही देखें गवर्नमेंट का काम होता है फोर्सी करना और आगे की प्लान करना कि आगे क्या होने वाला है। मुझे भी जो हालात अभी जो सरदार साहब ने मेजर्स दिए हैं, जीरो रेटेड किया है, सब कुछ किया है, इससे थोड़ा फ़र्क आएगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। अगर आप मैक्सिमम चाहते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़े, देखिए आप फॉरेन रेमिटेंस में कब तक रिलाई करेंगे, आपको पता नहीं। अगले हर साल आप कहते हैं इतनी आई, हो सकता है अगले साल कम आए, हो सकता है इससे ज़्यादा आए। एक्सपोर्ट जब आप प्लान करेंगे वो करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा, आपके लोगों को, बच्चों को यहाँ पे रोजगार मिलेगा। इसी पे जो फिगर्स सामने आई, खुर्रम दस्तगीर साहब ने, आपको सबको पता है कि काजी 34 अरब डॉलर की हमारी बरामदात होगी 2018 तक। इस पे तो जैसे 35 तो ये जो 34 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स की हम बात करें, ये वाकई पॉसिबल आप समझते हैं? कैसे पॉसिबल होगा? आप देखें जब उन्होंने अभी बात करते 3 महीने में तो और डिक्लाइन हो गई एक्सपोर्ट। अभी जो देखें डिक्लाइन, मैं तो पिछले साल आपको याद होगा प्रोग्राम में मैंने कहा था कि इस साल 23 है, अगले साल 23.5 है, इस साल अगले साल 22.5 भी नहीं होगी, और 22 भी नहीं हो रही है। कोई 4-5 महीने पहले की बात है, ज़्यादा पहले मैंने कहा था। देखिए नज़र आ रहा होता है, आप मंथ टू मंथ कंपेयर कर होते हैं। मुझे याद है जुलाई में जब एक्सपोर्ट गिरी थी तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने सीरियस एक्शन लिया था। खुर्रम दस्तगीर साहब ने मुझे फ़ोन किया था कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेरे को जिम्मेदारी दी है कि ये वजह तलाश करें। उन्होंने टेक्सटाइल बोर्ड की मीटिंग भी करी थी और कहा था वजह, प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे टारगेट दिया है कि एक्सपोर्ट क्यों डिक्लाइन हो रही है, इस पर वो करें। उसके बाद जनाब जुलाई में सीरियस हुए, अगस्त में और सीरियस हुए, सितंबर में उन्होंने पूरे मिनिस्टर से एक दिन मीटिंग होती है 10 सितंबर को, 11 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर साहब से मीटिंग हुई जिसमें पूरी कैबिनेट बैठी हुई थी और पूरे पाकिस्तान के एक्सपोर्ट का हर सेक्टर बैठा हुआ था। बड़ी अच्छी मीटिंग हुई और प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग हुई। तो मैं तो ये समझ रहा था आज कुछ बड़ी मैराथन मीटिंग थी, 5 घंटे नॉन स्टॉप चली, 5 घंटे, 8:15 बजे से लेके 1:15 बजे तक जुमे का दिन था। मेहताब साहब हुआ क्या? उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा 4-5 दिन दे दें। अब देखें मैं कहता हूँ अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा 4-5 दिन में हमेशा कुछ देते हैं। 8 से 5-6 महीने पहले की बात, 8-9 महीने चल रहा है, सितंबर की बात कर रहा हूँ, 11 सितंबर। यानी आप बताएं कि अगर 8-9 महीने पहले उन्होंने 4-5 दिन कहे थे तो मतलब याद दिलाया आपने कि सर 4-5 दिन हो गए? दिलाया। उसके बाद अक्टूबर में मेरी सरदार साहब से मीटिंग हुई, हमें अपटाउन वाले और सारे वैल्यू वाले गए थे, जिस वक्त उन्होंने 1% एक्सपोर्ट फाइनेंस कम किया था, 1% लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग कम किया था और 10% रेगुलेटरी ड्यूटी लगाई थी जो अपनी इंडस्ट्री को बचाने के लिए। और उन्होंने कहा था कि मेरा जो मेन फोकस था वो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से निकालना था। मेरा सबसे बड़ा जो इस वक्त पिछले दिनों फोकस रहा है वो मेरे को $20 बिलियन का मार्क अचीव करना था। मेरे को अब क्या 30 बिलियन का मार्क अचीव करेंगे? 20 बिलियन डॉलर का मार्क अचीव करना था, डिफॉल्ट से निकालना था, वरना हमारी एलसी निगोशिएट नहीं होती। अब मेरा जो फर्स्ट वो अमेरिका जा रहा था उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब। अच्छा, मैं जा रहा हूँ वहाँ से आने के बाद एक्सपोर्ट पे फोकस करूँगा। आई डोंट नो क्या रीज़न क्या है, हालांकि जब उनसे मिलो बातचीत करो। आप सिर्फ 2 सवाल करते हैं, हाँ, आप मज़ीद सवाल नहीं करते कि जी ठीक है 20 अरब डॉलर की आपने रिजर्व तो कर लिए, लेकिन आपने 341 अरब रुपए का जो आपने किसान पैकेज अनाउंस किया था उसका बेनिफिट क्या हुआ? फिर आप ये बात करते कि जी आपने बरामदात मैं बता रहा था उस वक्त उनका बिल्कुल होता है एक्सपोर्ट को देने को, लेकिन जब वो एग्रीकल्चर में खराबी आई तो जो उन्होंने हमारे लिए रखा था मेरा जो वो उनको दे दिया। उनको मिला भी या सिर्फ उनको भी मिला या नहीं मिला मुझे इससे कर दे, क्योंकि इलेक्शन भी आ रहे थे लोकल बॉडीज़ के, तो उनका जो है वो मेन उधर चला गया और उन्होंने हमको नहीं दिया। देखिए हमारी सबसे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है ना उनकी। चले एक बात बताएं, ये जो बजट आया है, बजट में जो चीज़ें अनाउंस की जाती हैं, जो मराहत हम देखते हैं, वो मराहत क्या सिर्फ अगले इलेक्शन की तैयारी होता है या एक्चुअली अपनी मईशत को बेहतर बनाने की? देखिए अभी जो इलेक्शन 2-2.5 साल बड़े हुए हैं, इलेक्शन तैयारी तो होनी है ना। तैयारी तो देखिए तैयारी तो करनी है। देखिए तैयारी क्या होगी, अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, लोगों को जॉब्स देंगे तो ही बेहतरी आएगी, तो भी बेहतरी आएगी, जब भी तो आपको वोट भी मिलेगा। बजट के इम्पैक्ट के हवाले से कि खासतौर पे बरामदात में क्या इम्पैक्ट आएगा, वक्त ब्रेक का साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें कि बजट आने के बाद डिस्कशंस जो हो रही हैं उसमें कितने ऐसे सेक्टर्स हैं जो कहते हैं कि ये बजट हमारे लिए पेश किया गया है, इससे हमारे सेक्टर में बेहतरी आएगी, इससे मईशत में बेहतरी आएगी, और जो मराहत
अनाउंस की गई हैं, जिन मराहत का ऐलान किया गया है, क्या वो मराहत वाकई हमारे बरामदात के हवाले से जब हम बात करते हैं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हवाले से बात करते हैं, और ख़ास तौर पे नया कारोबार शुरू करने के हवाले से जब हम बात करते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स की बात करते हैं, तो वाकई क्या ये जो भी बातें हुई हैं, जो मराहत हम देख रहे हैं, उनका कोई फ़ायदा पहुंचेगा या नहीं? ये बताएं मेहताब साहब। देखिए, मैं एक ज़रूरी बात जो कहना चाहता हूँ, पहले भी रह गई। देखें, इन्होंने सरदार साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इन्हें एक्सपोर्ट फाइनेंस जो है उसके फिर उन्होंने कम किया है 0.5%, 50 बेसिक पॉइंट्स। लेकिन मैं उनसे कहूँगा साथ साथ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग को और कम करने की ज़रूरत है, और उसके साथ जो बैंक स्प्रेड है ना, वो बैंक स्प्रेड बहुत ज़्यादा है, और वो कहते हैं निगोशिएट करो, गवर्नमेंट उसका बैंक स्प्रेड को ही कम करे, खुद करे कि भाई इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, मैक्सिमम ये मिलेगा, और कम 2.5% है उसको 1% पे लेके आए, आधे % में लेके आए। जब तक देखिए लेटेस्ट मशीनरी नहीं आएगी, तो जब तक हम दुनिया से कम्पीट नहीं कर सकते। दुनिया के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देखिए, जब आदमी, एक तो हमारी एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुई है, एक तो एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुई है, फॉरेन रेमिटेंस, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज कम आया है। सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि लोग मॉडर्नाइजेशन की तरफ नहीं गए। जब आप सर्वाइवल की जंग लड़ रहे होते हैं, तनख्वाह की फिक्र कर रहे होते हैं, तो आप मॉडर्नाइजेशन की बात नहीं कर रहे होते। तो मॉडर्नाइजेशन के लिए जैसे इंडिया 0 रेटेड पे दे रहा है, बांग्लादेश कर रहा है, इवन अमेरिका जो है अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को करने के लिए उसने 30 साल का पैकेज दिया है। 0 रेटेड के 30 साल का लोन है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाओ वहाँ पे। हालांकि उनको पता है कि वो जो है हमसे वो कम्पीट नहीं कर सकते, लेकिन मेड इन यूएसए का लेवल रख के उनको रेट ज़्यादा मिलना है। तो मेरा कहना मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग पे फोकस करें, इसहाक साहब, लॉन्ग LTFF के रेट कम करें, और उसके अंदर बैंक स्प्रेड भी कम करें, और जो मशीन जो है न्यू मशीन्स को ज़्यादा अलाउड करें, क्योंकि नई मशीन आएगी तो उससे सबसे बड़ा फ़ायदा होगा, क्वालिटी इंप्रूव होगी, और फिर तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगी। फाइनेंशियल कॉस्ट की वजह से हम मर जाते हैं, यूटिलिटीज़ का इस्तेमाल भी कम होगा ना, उसका पानी, बिजली, गैस, सब चीज़ कम होगी, तो मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा और क्वालिटी बहुत बेहतर होगी। तो सबसे ज़्यादा इस वक्त की ज़रूरत यह है कि हमको अगर दुनिया से कदम मिला के चलना है, इंडिया बांग्लादेश से और चाइना से कम्पीट करना है, उनसे बेहतर हमको मशीनें लेटेस्ट लाने की ज़रूरत है, नंबर 1। नंबर 2, पानी की आपकी बात करी, कराची के हवाले से पानी बहुत शॉर्ट है। K4 का प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया, इसमें मैंने ख्याल नहीं किया एलोकेट कितना किया नहीं किया, लेकिन अगर 2 साल में K4 का प्रोजेक्ट हो गया, पानी भी आ भी जाएगा, तो उसकी ज़्यादा रफ्तार से कराची की आबादी बढ़ रही है। तो वहाँ पे जब भी हम ऐसे होंगे तो इनको फौरी तौर पे डीसैलिनेशन की तरफ जाना पड़ेगा। पूरा देखें, दुबई, पूरा सऊदीया, इवन अमेरिका में कुछ स्टेट जो है डीसैलिनेशन पे चलना है। तो हमारा इतना बड़ा समुंदर है कराची का, हम जब तक डीसैलिनेशन को गवर्नमेंट उस पर काम करे, पैसे एलोकेट करे, उस पर रिसर्च करे, और रिसर्च क्या, पूरी दुनिया तो अब तो बहुत आम टेक्नोलॉजी है डीसैलिनेशन का, RO प्लांट लगाएं, और ये लगाने के बाद पानी की सबसे ज़्यादा तकलीफ आने वाली है पानी की। तो अच्छा, अभी ये बताएं कि अभी अगर हम बात करें तो जब मैं सनतकारों से बात करता हूँ, वो कहते हैं कि जी देखें, पानी तो अवेलेबल है नहीं, जिनके पास सकत है वो तो अपने RO प्लांट्स लगा देते हैं, ज़ाहिर है उसमें भी करोड़ों की सरमायाकारी चाहिए, जिनके पास सकत नहीं है वो नहीं लगा सकते। अब डिसैलिनेशन प्लान की बात, अगर RO प्लांट्स की बात करें तो ज़ाहिर है वो जो ये तमाम चीज़ें करते हैं, जो आप सरमायाकारी करते हैं, फिर उसका रिटर्न भी आपको चाहिए। ये काम हुकूमत को करना चाहिए। देखें, मैं बताऊँ, RO प्लांट हमने भी लगाया है, हमने 20-25 बोर करवाए हैं। 1.5 लाख गैलन का एक बोर था, 2 साल से बारिशें नहीं हुई हैं। अब के सुना है बारिशों का सवा आएगा, उसकी वजह से जो है वाटर का जो लेवल नीचे चला गया है। जो 1.5 लाख गैलन जिसमें निकलता था, उसमें 70,000-80,000 गैलन निकल रहा है जिस बोर से निकलता था। तो ये देखें, वो तो ज़मीन का पानी है ना, मैं तो डीसैलिनेशन प्लांट का बात कर रहा हूँ, समुद्र के पानी से। नहीं, लेकिन RO प्लांट भी आप समझते हैं कि ये एक ऑप्शन है? देखें, ये बिल्कुल ऑप्शन है, मुख्तलिफ जगह लगाने पड़ेंगे, इंडस्ट्रीज में लगाने पड़ेंगे, उसमें सब्सिडाइज करें। कितनी सरमायाकारी अगर बड़े यूनिट्स की बात करें? हम बड़े यूनिट 25 करोड़ रुपये तो मामूली बात है। अगर कोई डाइंग की बात है, 25 करोड़ रुपए तो मामूली बात है, उस पर वापस आप खुद कफील नहीं होंगे। क्या लगाएंगे और क्या कमाएंगे? यही तो मैं कह रहा हूँ ना। देखिए, पहले हमको बिजली शॉर्ट हुई तो हमने जनाब अली डीजल जनरेटर लगाए, फिर गैस जनरेटर गवर्नमेंट ने हमको खुद आन के कहा एक्सपोर्टर्स के लिए आप गैस जनरेटर लगाएं, कैप्टिव पावर पे जाएं। हमने कैप्टिव पावर लगाया, फिर वो KE इलेक्ट्रिक का हुआ, KE इलेक्ट्रिक ने इस पर इतराज़ कर दिया। पहले उस पर इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट हुआ, फिर गैस के जनरेटर लगे तो पता चला गैस का प्रेशर कम हो गया। अब पानी के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, तो आप बताएं, मैं यूटिलिटीज़ के ऊपर हर दफ़ा एक इम्तिहान, कड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। देखें हम कितने इम्तिहानों से गुजरे, लॉ एंड ऑर्डर कितना ख़राब था।
अल्हम्दुलिल्लाह अब कराची के हालात बहुत बेहतर हैं। हम जो है समझे उसमें जो है वो जब हम यहाँ से अपने फैक्ट्री जाते थे तो गोया वो कौन सी वो जो है जो क़यामत पुल सरात से गुजर के जाते थे और हमको और यकीन करें घर से दुआ पढ़ के निकलते थे, उम्मीद होती थी पता आएंगे भी नहीं आएंगे वापस। तो ऐसे ही बिल्कुल प्रॉब्लम था। अल्लाह का शुक्र है बहुत मुझे तकलीफ सबसे ज़्यादा इस बात की हो रही है। एक तरफ खुशी है कि देखिए माशाल्लाह कराची के हालात बहुत बेहतर हो गए, लॉ एंड ऑर्डर इस बहुत बेहतर हो गया, किडनैपिंग जो है रुक गई है, ये हालात बेहतर हो गए, लेकिन उसका GSP प्लस भी मिल गया, सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। आपका बैंक भी जो रिजर्व भी आपके एक्सपेक्टेशन से अब तो 21.5 के करीब आ गया, तो ये सब कुछ हो गया। तो अब तो सारा फोकस एक्सपोर्ट और इंडस्ट्रियलाइजेशन में होना चाहिए। अब भी अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन से फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे तो कब उठाएंगे? बिल्कुल। तो हमने गवर्नमेंट ने जैसे एग्रीकल्चर के लिए इस तरह किया, इस तरह जो भी मसाइल है छोटे छोटे देखिए छोटे छोटे टिप्स देने पड़ते हैं हर चीज़ के अंदर। जैसे मिसाल के तौर पर DTRE है, हर कोई DTRE की तरफ नहीं जा सकता, कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस है DTRE, ये छोटे छोटे टिप्स हैं। सबको कस्टम के अंदर इनके छोटे छोटे मसाइल को करें, सॉल्व करें। सबसे पहले तो पानी के कराची के अंदर 70% वैल्यू एडेड सेक्टर इज बेस्ड इन कराची, और कराची के अंदर इस वक्त पानी की ये हालत है कि एक्सपोर्ट नहीं। देखें मैं आपको बताऊँ एक्सपोर्ट बंद करने का तरीका क्या है। आप पैसा रोक लें, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, एक्सपोर्ट बंद। आप गैस बंद कर दें, इंडस्ट्री बंद। आप पानी बंद कर दें, इंडस्ट्री बंद। आप बिजली बंद कर दें, इंडस्ट्री बंद। या लॉ एंड ऑर्डर ख़राब कर दें तो इंडस्ट्री बंद। तो ये सब चीज़ें होती हैं। बल्कि हमको तो अब तो ये तक देना पड़ता है कि हमारा माल बिक रहा है नहीं बिक रहा। अगर वो बिकेगा तो वो हमसे लेगा ना। अगर हमारा माल जो है वहाँ जो रैक्स पर रखा हुआ है तो हम उस पर भी नज़र रखते हैं कि किस तरह बिक रहा है, कैसा बिक रहा है, किस हिसाब से बिक रहा है, उस हिसाब से प्लानिंग करते हैं। तो आजकल दुनिया सिमट के बहुत छोटी हो गई है, ग्लोबल विलेज हो गया है और बहुत ज़रूरत है। इसहाक डार साहब, मैं आपसे मुद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ कि एक्सपोर्ट्स के ऊपर जैसे टफ उन्होंने स्कीम दी है, बहुत सारी स्कीम अच्छी भी दी हैं, लेकिन उस पर जब तक टाइमली इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। जैसे 9-14 की पॉलिसी जो आई थी टेक्सटाइल की, वो पाकिस्तान की तारीख की वन ऑफ द बेस्ट, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं, बस बेकार है। अब इसहाक डार साहब ने ये सब कुछ कहा। अब सबसे पहले आप चले आगे से जुलाई से कर देंगे तो जो फाइनेंशियल कर्ज का शिकार है, अभी रमज़ान का महीना है, रमज़ान में तो खर्चे बड़े चले आते हैं, लेबर की भी डिमांड बढ़ती है, हर कोई को चाहिए होता है। तो सबसे पहले पैसे रिलीज़ करें, और ये पैसा जब बाज़ार में आएगा तो वो जेब में रख के नहीं बैठ जाएगा, बैंक में रख के नहीं बैठ जाएगा, वो कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करेगा, जगह लेगा, मशीन लेगा, कंस्ट्रक्शन करेगा, तो ये सर्कुलेशन में आएगा। तो ये जो $200-250 बिलियन रुपीस देंगे तो इससे 1000-1200 बिलियन का वो सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो उससे फिर आपको टैक्स भी बढ़ेगा। तो देखें दुनिया में अमेरिका में जो है ना, उनका जो है वो जो इस्लामिक लॉ है ना, उनके जो है अब रमज़ान में आप देखें, रमज़ान में हर एक की इनकम बढ़ जाती है और हर एक का खर्चा बढ़ जाता है। अल्लाह पूरा कराता है ना हर साल। आप गौर करें, हर साल रमज़ान में दुकानदार भी बनता है, ठेले वाला भी है, हर आदमी की सेल बढ़ गई है, बढ़ जाती है, और उसका खर्चा भी घर का बढ़ जाता है। तो ये नहीं है कि वो 4 गुना कमा के बढ़ जाता है 4 साल भर के लिए, ऐसा नहीं है, लेकिन उसका खर्चा बढ़ता है, उधर से अल्लाह इधर से बढ़ा देता है। तो आप जब मईशत का पहिया तेज़ घुमाएंगे तो आपको क्या नाम है, टैक्सेशन भी होगा, सब कुछ होगा। तो इस्लामी तरीका भी यह है कि पैसा रुका हुआ नहीं हो और चलता रहे। तो जब आप ये पैसे को आप देंगे तो एक्सपोर्टर उसका फ़ायदा उठाएगा। किसको फ़ायदा मिलेगा? गवर्नमेंट को भी मिलेगा, आवाम को भी मिलेगा, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी, फॉरेन एक्सचेंज भी आएगा, जॉब्स क्रिएट होंगी। सबसे ज़्यादा मुझे फिक्र इस बात की लग रही है, जो आगे नहीं देख रहा कोई, कि हम जॉब क्रिएट नहीं करेंगे तो आगे क्या होगा। अच्छा ये बताएं कि अगर हम ओवरऑल डिस्कशन करें, अभी जैसे आप जॉब क्रिएशन की बात करें ना, तो आपको पता है कि कल भी जब अमेरिका की हम डिस्कशन करते हैं तो जेनेट येलेन ने जब डिस्कशन हो रही थी तो कहा कि जी डिस्काउंट रेट को नहीं बढ़ाएंगे, इसलिए कि पिछले महीने जो टोटल जॉब क्रिएशन यूएस में हुई कोई 38,000 के करीब हुई है। तो जब जॉब क्रिएशन कम होती है तो ज़ाहिर डिस्काउंट रेट को वो बढ़ाते नहीं हैं, वो कम ही रखते हैं या उसी लेवल पे अनचेंज रखते हैं, इसलिए कि अगर उसको बढ़ाएंगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग में इजाफा होगा, आप जॉब क्रिएशन एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन नहीं कर पाएंगे। हमारे मुल्क में तो डिस्काउंट रेट 5.75% पे आ गया है। आप लोगों की डिमांड्स थी कि जी डबल डिजिट्स में नहीं होना चाहिए, जब 15% था तो आप लोग खुद कहते थे, मेरे साथ डिस्कशन करते थे, कहते थे कि यार प्लीज़ ये आवाज़ उठाएं, अपने प्रोग्राम जरिए लोगों से कहें कि जी इसको सिंगल डिजिट क्या 5.75% पे डिस्काउंट रेट आ गया। अब तो खुश होना चाहिए आप सर। हमको तो रिफाइनेंस 3% मिल रहा है, आप तो उधर जा रहे हैं। मैं तो उससे पहले की बात कर रहा हूँ, मैं इस पर हो रही हूँ। मेरा मकसद ये है कि देखें 3% भी है तो हम 3% दे के लें और उधर दे दें,
तो हमको 3% भी दे देना पड़ेगा ना। देखें कतरा कतरा दरिया होता है, दुनिया बहुत कम्पिटिटिव मार्केट है, पूरी दुनिया से कम्पीट करना है। दुनिया में तेज़ी में लेटेस्ट मशीन ला के तेज़ी में वो तरीके ढूंढने जा रहे हैं किस तरह कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम की जाए ताकि हम कम्पीट कर सकें। लोग सब्सिडी देते हैं जो है, इंडिया में बेइंतहा सब्सिडी दी जाती है। इंडिया में 2 कंपनियों ने चैलेंज कबूल किया कि हम पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बैठा देंगे। अच्छा जी, आप ये अंदाज़ा करिए कि इतने एग्रेसिव हुए हैं और गवर्नमेंट उनको फुल्ली सपोर्ट कर रही है। हम तो यहाँ पे लोग एयरजेट की 40-48 मशीनें 24 मशीनें लेके आ रहे हैं, वो तो 1,000 लूम एयरजेट की लूम जो है वो लेके आ रहा है। और वो जो नई टेक्नोलॉजी चाइना की काफ़ी प्लांट्स इंडिया में लगे हैं, इंडिया में चाइनीज़ इन्वेस्टर्स काफ़ी तेज़ी से देखें चाइना भी यहाँ पे आएगा इन्वेस्टमेंट करने। जैसे आपके अभी आप चाइना की बात करिए, अभी आपके $45 बिलियन का जो आपका सीपैक है, ये जो है चाइना आया है। अगर ये चाइना कामयाब हुआ तो ये पाकिस्तान जो कामयाब हुआ तो सिर्फ चाइना नहीं पूरी दुनिया से इन्वेस्टर आएगा। तकरीबन 3 अरब लोग कनेक्ट होंगे एक दूसरे से। नहीं वो तो उसके अलावा देखें, जब एक चीज़ जो है ये टैक्स केस है, अगर इसमें कामयाबी हुई तो पूरी दुनिया, देखें अब दुनिया को इंशाल्लाह कामयाबी होगी और नहीं अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल होगी, लेकिन हमको रहना है, हम उसके इंतजार में नहीं बैठे हैं। वो तो फिर बहुत तेज़ी में वो होगा। जब तक वो आएंगे चाइनीज़, और ये इंडस्ट्रियल जोन की बात हो रही है, वो लेटेस्ट मशीन के साथ आएंगे और हम आउटडेटेड के साथ बैठे होंगे, तो हाउ कैन वी कम्पीट? अग्रीड। तो हमको तो इसके साथ साथ देखें गवर्नमेंट की पॉलिसीज मल्टी डायमेंशनल होनी चाहिए। इसी पे जैसे आपने कहा अभी BMR के लिए आप जब कहते हैं कि जी BMR पे हमने जाना है, बैलेंसिंग पे, मेंटेनेंस पे, रिप्लेसमेंट पे, ये बताएं कि इसके लिए क्या हुकूमत अपने लेवल पे सनअतकारों को कोई इंस्ट्रक्शंस देती है, कोई मराद देती है? सर खुद ही करना है जो कुछ करना है। LTFF यही है ना। देखिए तो तो रेट है, लेकिन बेसिकली क्या इंस्ट्रक्शंस आती हैं कि इतने साल के बाद चेंज करना है आपने? नहीं कोई इंस्ट्रक्शन यार नहीं आती, गवर्नमेंट किसी को ना देनी चाहिए। ये तो खुद देखें गवर्नमेंट देखें मैं बताऊं, सपोर्ट देती है ना। गलत कह रहे हैं आप सर। देखिए मैं जब जा रहा हूँ अमेरिका में माल बेच रहा हूँ, मुझे पता है इंडिया से क्या आ रहा है, जो चाइना क्या दे रहा है, बांग्लादेश क्या दे रहा है, और वियतनाम से क्या आ रहा है, सब जगह आ रहा है। मैं वहाँ जाता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं खुद सर्वे करता हूँ। मैं खुद सर्वे सुन तो लीजिए, मुझसे बेहतर कौन सर्वे कर सकता है? मेरी ट्रेड के अंदर मुझसे बेहतर कौन सर्वे कर सकता है? मुझसे बेहतर कोई टेक्नोलॉजी को ला सकता है? कमर्शियल अटैचीज होते हैं, कमर्शियल काउंसलर्स होते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं, वो उस मुल्क को बेहतर तरीके। आप देखिए कितनी देर के लिए जाते होंगे, 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए। सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। तो देखें इंडिया में जो मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट आया ना, जो नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया कि दुनिया भर के लोग यहाँ पे आए, बड़ा और वावेला मचाया, बेसिकली वो हुकूमती इनिशिएटिव था ताकि जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं मैं वही बताने जा रहा था। देखें अभी तो यहाँ भी बीमार के लिए 2 दफ़ा से ऐसा हो रहा है, जब कमर्शियल काउंसलेट और जो काउंसलेट होते हैं तो वो सब जगह भेजते हैं, उनको फेडरेशन में भेजते हैं। हमारी TMA में पिछले दफ़ा मैं चेयरमैन था, उससे पहले भी आए थे, टॉवल मैन्युफैक्चरर्स के अंदर वो आए थे। फिर हमको उनको बताया कि आपने क्या क्या करना है और किस किस तरह करना है। देखें वो अभी कमर्शियल काउंसलेट ले जाते हैं, फिर दूसरी जगह किसी और डिपार्टमेंट जाते हैं, फिर तीसरी जगह चले आते हैं। तो वो 2 साल में वो कंसिस्टेंसी नहीं है। हम जो है हम इसी फील्ड के बंदे हैं, तो जितना मैं अपनी फील्ड के बता नहीं मैं बता सकता हूँ, कोई भी नहीं बता सकता। जब खुरम सगीर साहब शुरू में आए थे तो उनको हमारी फील्ड का नहीं पता था। अब 2-2.5 साल में उनको काफ़ी नॉलेज आ गई है। अब उनसे बात करो तो अब पता चलता है कि वो बात करने की पोजीशन में और वो हमसे जवाब सवाल करते हैं। शुरू में वो नहीं कर सकते थे। देखिए एक सीखने में टाइम लगता है। तो हमको BMR करने के लिए हम बैठे हुए हैं, R&D करने के लिए हम बैठे हुए हैं। हमको पता है अगर हम कदम से कदम मिला के, हमारी जो एक्सपोर्ट बढ़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी कंपनी की बात करता हूँ, जो मैं मॉडर्नाइजेशन की तरफ मुस्तकिल जा रहा हूँ, मुस्तकिल उनसे कम्पीट कर रहा हूँ। मैंने बिजली कम हुई, मैंने परवाह नहीं करी, अपने जनरेटर लगाए। पानी कम हुआ, मैं उस पर पीछे लग गया, मैंने शोर शराबा ज़रूर मचाया लेकिन मैं अपना काम करता रहा। तो ये अब मुझे पता है किस किस से मैं कम्पीट कर रहा हूँ, क्या क्या वो कर रहा है। अगर मैं उनसे आगे नहीं गया तो कुछ दिन में बाहर हो जाऊँगा। एक दफ़ा कोई ऑर्डर निकल के किसी और जगह चला जाए तो आप 10 साल में भी नहीं ला सकते। जब लाएंगे जब वो कोई गलती करेगा। अगर मेरा ऑर्डर निकल के आपका चला गया, जब तक आप गलती नहीं करेंगे, चाहे वो साल में कर लें या 10 साल में करें, जब तक गलती नहीं करेंगे जब तक मेरा चांस नहीं बनेगा। तो मैं उसकी गलती के इंतजार में बैठा रहूँगा। तो मेरे को कम्पीट करना है उससे। और ये जो जिस तरीके से ऑर्डर्स जो है इंडिया मूव हो रहे हैं और इंडिया इतना एग्रेसिव हुआ है, फिर ये सब कुछ देने के बावजूद भी उस मसले को हम सॉल्व चलें। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी आपके ख्याल में कितने फीसद होनी चाहिए ताकि BMR के हवाले से? मैं तो कहता हूँ 1% होने चाहिए और आधा % बैंक का होना चाहिए। लेकिन आप उसमें उनका भी लगवाएं, जो इंडस्ट्रीज है उनका भी लगवाएं। और एक सॉवरेन गारंटी जब बजट आया
जी। इसमें कोई आपने EFR की बात करी, उन्होंने लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की बात नहीं करी। तो प्रपोजल्स आप लोग, हालांकि जब हम गए थे तो उस वक्त उन्होंने 1% पहले कहा था, 1.5% की बात चली थी, उन्होंने कहा अभी 1 ले लें, बाद में कम कर दूंगा। तो 1% एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग और 1% LTFF उन्होंने साठ साहब ने देन एंड देयर कम किया था। उसके बाद जो है अभी आधा % फिर किया है इसके अंदर EFR, लेकिन लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग को वो भूल गए हैं। तो आपके प्रोग्राम की तरफ से उनसे कहता हूँ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग अंदर ना सिर्फ आप कम करें। देखिए ये मशीनें आएगी ना, जो वो मशीनें आती हैं जो सिर्फ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मशीन है, वो कोई लोकल के काम के लिए नहीं आती। अब वो लेटेस्ट मशीनें मैं लेके आऊँगा तो मेरी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, फाइनेंशियल कॉस्ट मार देती है। फाइनेंशियल कॉस्ट इतनी ज़्यादा इंडिया में और बांग्लादेश में, इंडिया में तो कोई लॉन्ग टर्म फाइनेंस 0% में मिलती है। तो जब उनकी फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं होगी तो वो नई मशीन लेके आएंगे। इवन वो तो बिल्डिंग पे दे रहे हैं, हम तो बिल्डिंग तो अपनी बनाएंगे, जगह तो बनाएंगे, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाएंगे, वो भी तो हमारा लगेगा ना। तो गवर्नमेंट जो है जब तक मॉडर्नाइजेशन की तरफ इंडस्ट्रियली ओरिएंटेड पॉलिसीज़ नहीं बनाएगी, इनको लोगों को रोज़गार भी देना है। आजकल हालत ऐसी है, आप जाएं यूरोपियन यूनियन के अंदर, उसके अंदर तो 1-2 आदमी को जॉब दें आपको नेशनलिटी मिल जाती है। इंग्लैंड में जाएं तो जनाब अली 2-3 को आप जॉब दें। इवन अमेरिका में 5 वर्कर्स को जॉब दें, आपको जो है इमिग्रेशन वहाँ की मिल जाती है। बजट में कुछ आए ना ऐसे एकदम हैं बजट में? क्या अगर आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन करेंगे तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे ना? सर देखिए उन्होंने ये कहा नए के लिए, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से जब गया सर मैंने ये कहा था प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने पिछले साल भी बनाया था कि अगर 50 आप वर्कर को और नौकरी देंगे तो आपको 1%, 100 पे 2%, इस तरह उन्होंने 10% तक की छूट दी थी। मैंने कहा सर वो तो फैक्ट्री बनेगी, मैं जगह लूँगा, फिर फैक्ट्री बनाऊँगा, फिर वो करूँगा, ये 5 साल का प्रोसेस है। मैंने 3 पॉइंट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि इमीडिएट क्या है। इमीडिएट ये है जो इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं उनको बिजली, गैस, पानी फर्स्ट प्रायोरिटी पे दे के, ताकि वो उनकी एम्प्लॉयमेंट दोबारा वो जनरेट करें, दोबारा जनरेट करें और दोबारा रिवाम्प हो गए, दोबारा पहिए का हिस्सा बने। तो कोई 30% में चल रहा है, कोई 40% में चल रहा है, कोई 20% में चल रहा है, कोई 60%, उसको 80-90% में तो लेके आए। अगर एक शख्स ने 1 अरब रुपये की, मैंने प्राइम मिनिस्टर को बताया था, 1 अरब रुपये की उन्होंने फैक्ट्री लगाई है और फाइनेंशियल क्रंच का शिकार है, 10 करोड़ रुपये अगर आप उसको गवर्नमेंट जो है डाले, उधार दे, कोई वो नहीं दे, शॉर्ट मतलब 10 साल के लिए दे और बहुत कम इंटरेस्ट पे दे, तो वो फौरी तौर पे वो फैक्ट्री चल जाएगी। तो BMR जो आप कह रहे हैं, तो 6 यूनिट्स को भी खड़ा करने की ज़रूरत है। 6 यूनिट्स हैं जो एग्जिस्टिंग है, हर कोई आगे, अरे भाई जो है पहले उनको तो चला लें, जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगी हुई है उसको चलाएं। यही अगर आप चला दें और डबल कर दें इसकी प्रोडक्टिविटी, तो एक्सपोर्ट भी डबल हो जाएगी। ये तमाम चीज़ें हैं जिस पे आई थिंक फोकस होना चाहिए। अगर नहीं इस हवाले से कोई बात हुई, कोई तज्जिया किया गया, तो अब भी आई थिंक वक्त है हमारे पास कि इस हवाले से हमने कोई बात करनी चाहिए। मेहताब साहब बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। इट्स ऑलवेज वंडरफुल हैविंग यू ऑन द शो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेल नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान खलील अहमद और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।